चंदन ने बस की चाबी घुमाई और इंजन की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। रात के 11 बज चुके थे। आखिरी ट्रिप कल्याणपुर से शहर तक का सफर, 60 किलोमीटर की दूरी, जिसमें से 45 किलोमीटर तो बस जंगल और वीरान खेतों के बीच से गुजरते थे। भाई, इतनी रात को बस चलाते हो, डर नहीं लगता? कंडक्टर रमेश ने सीट पर बैठते हुए पूछा। चंदन मुस्कुरा दिया। 20 साल से यही रूट पर चला रहा हूं, अब तो ये सड़कें घर जैसी लगने लगी है। बस में सिर्फ 5 मुसाफिर थे। पिछली सीटों पर एक बुजुर्ग औरत, एक नौजवान लड़का जो शायद कॉलेज से लौट रहा था, और 3 मजदूर जो शहर में काम करने जाते थे। कल्याणपुर एक छोटा सा गांव था जहां बिजली की सप्लाई भी ठीक से होती नहीं थी। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। बस धीरे धीरे गांव की पतली गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गई। चंदन ने गियर बदला और रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं ऐसी झुकी हुई थीं मानो एक दूसरे से गले मिलना चाहती हों। हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ 10-20 मीटर तक ही दिखाई देता था। 15 मिनट का सफर कटा होगा कि चंदन की नजर सड़क के बीचों बीच किसी चीज पर पड़ी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोरा पड़ा हो। उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। क्या हुआ? रमेश ने पूछा। कुछ पड़ा है रोड पर, चंदन ने जवाब दिया। जैसे जैसे बस करीब आई वो चीज और साफ दिखने लगी। ये कोई बोरा नहीं था, ये किसी इंसान जैसा दिख रहा था। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के बीचों बीच बैठी हुई। उसके बाल खुले हुए थे और वो सिर झुकाए हुए बैठे थे, बिल्कुल शांत। चंदन ने बस रोक दी लेकिन इंजन बंद नहीं किया। ये क्या तमाशा है? रमेश खिड़की से झांकते हुए बोला। इतनी रात को कोई औरत रोड पर क्यों बैठी होगी? पिछली सीट से बुजुर्ग औरत की आवाज आई। बेटा, आगे बढ़ जाओ, इस वक्त किसी को उठाना ठीक नहीं। लेकिन चंदन का दिल नहीं माना। अगर कोई सच में मुसीबत में है तो शायद किसी एक्सीडेंट में घायल हो गई हो। मैं देख कर आता हूं, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे भाई मत जाओ, रमेश ने उसकी बाह पकड़ ली। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। चंदन ने उसका हाथ छुड़ाया। बस 2 मिनट दो। वो बस से उतरा। रात की ठंडी हवा ने उसे छू लिया। सर्दी के मौसम में रात का पारा गिर जाता था। उसने जैकेट की जेब में हाथ डाले और धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था उसे अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, सड़े मांस जैसी। बहन जी, उसने आवाज दी। आप ठीक तो हैं? कोई जवाब नहीं। औरत बिल्कुल शांत बैठी रही। चंदन और करीब आया। अब वो सिर्फ 5 कदम दूर था। उसने फिर पुकारा। सुन रही हैं आप? कोई मुसीबत है क्या? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चंदन की सांसें रुक गई। उस औरत का चेहरा, उसका चेहरा ठीक था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। कोई पुतली नहीं, कोई काला हिस्सा नहीं, बस दूधिया सफेदी। और उसके मुंह से एक अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी जो उसके कानों तक पहुंचती थी। एक अस्वाभाविक, बहुत ही डरावनी मुस्कान। चंदन 2 कदम पीछे हटा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत उठने लगी। उसके उठने का तरीका भी अजीब था। पहले उसके हाथ सीधे हुए, फिर उसका धड़, जैसे कोई मैरिनेट गुड़िया हो, और वो खड़ी हो गई, बिल्कुल सीधी। उसकी पीठ में कोई मोड़ नहीं,
कौन है तुम? चंदन की आवाज कांप रहे थे। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ी रही, वही विकृत मुस्कान चेहरे पर लिए। फिर अचानक उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक तरीके से मुड़ने लगी, 90 डिग्री। फिर और भी ज्यादा। एक हड्डी टूटने की आवाज गूंजी, लेकिन औरत वैसे ही खड़ी रही। उसका सिर अब बिल्कुल उल्टा था, लेकिन वो सफेद आंखें अब भी चंदन को घूरे जा रहे थे। चंदन चीख पड़ा और भागना शुरू कर दिया। वो बस की ओर दौड़ा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। चलाओ, बस चलाओ, वो चिल्लाया। रमेश ने ड्राइवर सीट पर बैठकर तुरंत गियर लगाया। चंदन ने किसी तरह दरवाजे से खुद को अंदर खींचा और बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? रमेश की आवाज में दहशत थी। चंदन हाँफ रहा था। वो पीछे मुड़कर देखने से डर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुद ब खुद साइड मिरर की तरफ चली गईं। औरत अब भी वहीं खड़ी थी, सड़क के बीच में, लेकिन वो अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे अंधेरे में से और भी आकृतियां उभर रहे थे। 5, 10, 20, सभी सफेद कपड़ों में, सभी वैसे ही स्थिर। तेज चलाओ, चंदन ने रमेश को धक्का देते हुए कहा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। पिछली सीटों पर मुसाफिर घबरा गए थे। क्या हो रहा है? क्या हुआ? कॉलेज के लड़के ने पूछा। बुजुर्ग औरत कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में जानकारी थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि कुछ गलत होने वाला है। बस अब 60 की रफ्तार पर थे, फिर 70, 80। चंदन की पकड़ स्टीयरिंग पर इतनी सख्त थी कि उसके पोरों का रंग सफेद हो गया था। सड़क आगे मुड़ रही थी और वो तेज रफ्तार में बस को संभाल रहा था। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। शायद वो छूट गए, शायद। तभी इंजन की आवाज बदलने लगी। बस की स्पीड कम होने लगी। हालांकि चंदन ने एक्सीलरेटर नहीं छोड़ा था। क्या हो रहा है? रमेश ने पूछा। पता नहीं, बस अपने आप स्लो हो रही है। फिर अचानक बस पूरी तरह रुक गई। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स बुझ गईं, पूरा अंधेरा। चंदन ने चाबी घुमाने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं हुआ। बैटरी खत्म हो गई क्या? किसी मुसाफिर ने पूछा, लेकिन चंदन जानता था कि बैटरी का प्रॉब्लम नहीं था। ये कुछ और ही था, कुछ बहुत बुरा। फिर एक आवाज आई बाहर से, किसी के नाखूनों की आवाज, जो बस की बॉडी पर खुरच रहे थे। धीरे धीरे सड़क के पीछे से आगे की तरफ। सभी मुसाफिर चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। आवाज बस के दरवाजे तक पहुंची और रुक गई। फिर एक दस्तक, धीमी लेकिन बहुत साफ। कोई दरवाजा मत खोलना। बुजुर्ग औरत की आवाज कपकपाती हुई आई। भगवान के लिए कोई दरवाजा मत खोलना। दस्तक फिर आई, इस बार जोर से। चंदन ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। चांद भी बादलों में छुप गया था। फिर अचानक बस हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। पहले धीरे, फिर जोर से। एक मुसाफिर की चीख निकल गई। बाकी सब डर से जम गए थे। बस अब और तेज हिलने लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पलट जाएगी, और फिर रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा, बस वही भयानक सन्नाटा। चंदन की सांसें तेज हो गईं।
उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और उसका दिल डूब गया। वही औरत बस की खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। वही सफेद आंखें, वही डरावनी मुस्कान, और अब उसका मुंह खुल रहा था और खुल रहा था इतना चौड़ा कि उसका पूरा जबड़ा टूट गया। उसके मुंह के अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, बस एक गहरा काला खालीपन। चंदन पीछे हटा, उसका हाथ कांप रहा था। औरत का हाथ खिड़की के शीशे पर आया। उसकी उंगलियां लंबी थी, असामान्य रूप से, और उसके नाखून काले मुड़े हुए जैसे किसी जानवर के पंजे। शीशे पर एक दरार आई, फिर एक और। शीशा टूटने वाला था। हे भगवान, हमें बचा, बुजुर्ग औरत प्रार्थना करने लगी। और फिर अचानक वो औरत पीछे हट गई। दरारें आनी बंद हो गई। वो अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। चंदन ने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स फिर चल उठी। उसने बिना पल गवाए गियर लगाया और बस को आगे बढ़ा दिया। उसका पैर एक्सीलरेटर पर पूरी ताकत से था। बस सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। सभी मुसाफिर खामोश थे, अपनी अपनी जगह पर जमे हुए। 10 मिनट बीते। अब वो जंगल के इलाके से गुजर चुके थे। आगे खेत आने शुरू हो गए थे। दूर में किसी गांव की रोशनी दिख रही थी। चंदन ने राहत की सांस ली। शायद वो अब सेफ थे। लेकिन तभी रमेश ने कहा, भाई भाई पीछे देखो। चंदन ने साइड मिरर में देखा और उसका खून सर्द हो गया। बस के पीछे सड़क पर वो सब आकृतियां दौड़ रहे थे, और उनकी स्पीड किसी इंसान की नहीं, वो बस के बराबर थे। हालांकि बस 80 की स्पीड पर थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चंदन बुदबुदाया। वो आकृतियां करीब आ रहे थे। उनकी हरकतें टूटी फूटी थी, अस्वाभाविक। वो भाग नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे बढ़ रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हो। चंदन ने और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन बस की भी लिमिट थे। वो 90 के ऊपर नहीं जा सकते थे। इस टूटी सड़क पर वो चीजें और भी करीब आ रहे थे। वो अब बस से सिर्फ 20 मीटर दूर थे। क्या करें? रमेश घबराहट में चिल्ला रहा था। बुजुर्ग औरत अचानक खड़ी हो गई। उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला और सामने की तरफ आई। बेटा ये लो। उसने चंदन को ताबीज दिया। इसे स्टीयरिंग पर बांध दो, जल्दी। चंदन ने बिना सोचे समझे वैसा ही किया। उसने ताबीज को स्टीयरिंग पर लपेट दिया। औरत ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज तेज होती गई और अचानक वो सब आकृतियां रुक गई, बिल्कुल वहीं सड़क के बीच में, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। बस आगे बढ़ती रही। वो आकृतियां पीछे छूटती गईं। चंदन ने पीछे देखा। वो अब भी वहीं खड़े थे, स्थिर सड़क के बीच में। फिर धीरे धीरे एक एक करके वो अंधेरे में खुलती चली गई। बस अब गांव में दाखिल हो रहे थे। रोशनियां दिख रहे थे, लोग भी दिख रहे थे। सभी मुसाफिर राहत की सांस ले रहे थे। चंदन ने बस रोकी और अपना सिर स्टीयरिंग पर टिका दिया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो क्या था? उसने बुजुर्ग औरत से पूछा। औरत ने गहरी सांस ली। जो नहीं होना चाहिए था। इस गांव के बाहर उस सड़क पर कई साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। पूरी बस आग में जल गई थी। सब मारे गए, 45 लोग।
और कहते हैं कि उनकी रूहें अब भी वहीं भटकती हैं। वो रात के मुसाफिरों को ढूंढती है अपने साथ ले जाने के लिए। चंदन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका उस औरत के पास जाने से? रोका था बेटा, औरत ने जवाब दिया, लेकिन तुमने सुना नहीं। कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जो समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। और कुछ सड़क ऐसी हैं जहां रात को नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह मुर्दों की होती है। उसके बाद बाकी का सफर खामोशी में कटा। कोई कुछ नहीं बोला, बस की आवाज और रात का सन्नाटा, बस इतना ही था। जब चंदन शहर पहुंचा तो उसने तय कर लिया कि वो फिर कभी रात के शिफ्ट नहीं लेगा। कुछ चीजें देखने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। कुछ चेहरे याद में जम जाते हैं। वो सफेद आंखें, वो विकृत मुस्कान, वो चीजें अब हमेशा के लिए उसके साथ थीं। अगले दिन चंदन ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जब उसने मालिक को बताया तो मालिक ने सिर्फ इतना कहा, तुम पहले नहीं हो, इस रोड पर 5 ड्राइवर पहले भी छोड़ चुके हैं, सबकी एक ही कहानी। चंदन समझ गया, कुछ राज दबे ही रहने चाहिए। कुछ सड़कें हमेशा के लिए शापित रहती हैं। और वो ताबीज वो बुजुर्ग औरत ने दिया था, चंदन ने उसे अपने गले में डाल लिया हमेशा के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उस रात जो उसने देखा था वो सिर्फ शुरुआत थी। वो चीजें अब भी वही हैं, उस सुनसान सड़क पर अगले मुसाफिरों का इंतजार करते हुए। और रात के अंधेरे में अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे एक औरत दिख सकती है, सफेद साड़ी में, सड़क के बीच में बैठी हुई। अगर वो रुका, अगर उसके करीब जाने की गलती की तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान की पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं, इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था
उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज है किस चीज की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहां पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज के करीब जा रहा है, वैसे वैसे वो आवाज उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज के पास पहुंच ही गया। वो आवाज एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी, वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज एक औरत की आवाज थी। अब सोनू बहुत ज्यादा डरने लगा था। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज और तेज हो गई। प्लीज प्लीज रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहां पर रुका और उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे, तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ, क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहां पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। और उसका कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।